चलिए आज हम पढ़ते हैं क्या, भारतीय समाजवाद। किसके बारे में? भारतीय समाजवाद। ये कल आपको टॉपिक बताया था, इस पर आपका एक क्वेश्चन बन के आया मेंस में। वो क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। ये क्वेश्चन आपका भारतीय समाजवाद का स्वरूप विशिष्ट है एवं चर्चा कीजिए। क्या करना है आपको? जो भारत का समाजवाद का जो आपका रूप है उसका क्या करना है आपको? चर्चा करनी है कि विशिष्ट रूप की आपको क्या करनी है? चर्चा करनी है। देखिए करते हैं किस तरीके से आपको इसका फॉर्मेट तैयार करना है और किस तरीके से इसको एग्जाम में पुट करना है आपको। देखिए कैसे करेंगे। यहाँ लिखा है आपका भारतीय समाज मार्क्सवाद या साम्यवाद नहीं है। कौन? भारतीय समाज मार्क्सवाद या साम्यवाद नहीं है। दूसरा, यह लोकतांत्रिक समाज से या समाजवाद से निकटता रखता है लेकिन फिर भी उससे भिन्न है, जिसके कारण यह माना जाता है कि भारतीय समाजवाद का स्वरूप कैसा है आपका? विशिष्ट है। यानी कि उन लोगों के साथ रहने के बाद भी कैसा है, ये उसकी रूपरेखा जैसा नहीं है। इसलिए हम क्या करते हैं, जो हमारा भारतीय समाज है वो कैसा है आपका? स्वरूप विशिष्ट है। यहां देखिए सर्वोच्च न्यायालय में DS नकारा केस में भारतीय समाजवाद की व्याख्या करते हुए इसके निम्नलिखित तत्व बताए हैं। क्या बताएं इसकी? कि इसकी व्याख्या करते हुए आपको निम्नलिखित तत्व बताए हैं। वो कौन कौन से आपके तत्व हैं? देखिए पहला नंबर 1, आय की असमानता को कम करना। दूसरा, जीवन स्तर की असमानता को कम करना। तीसरा, मजदूर और वंचित वर्गों का कल्याण करना। तीसरा आपका शोषण की संपत्ति या समाप्ति। क्या? शोषण की समाप्ति। इस प्रकार भारतीय समाजवाद का संबंध सरकार की समानतावादी नीतियों से, संपत्ति के निजीकरण नीतियों से, संपत्ति के निजीकरण या सामाजिकरण का मुद्दा इसके केंद्र में नहीं है। भारतीय समाजवाद इस बात पर बल देता है कि सरकार की नीतियां समानता पर आधारित हों तथा वे मजदूर और वंचित वर्गों के पक्ष में हों। किस पर हो? समानता के आधार पर हो। और दूसरा जो आपके वंचित वर्ग हैं, जो पिछड़े वर्ग हैं, उनके पक्ष में हो। लेकिन भारतीय समाजवाद निजी संपत्ति और पूंजीवाद का अनिवार्यता विरोध नहीं है, यानी विरोधी नहीं है। किसका? आपका पूंजीवाद और अनिवार्यता यानी अनिवार्यता का विरोधी नहीं है, बल्कि भारतीय समाजवाद में निजी संपत्ति और सार्वजनिक संपत्ति का क्या है? अस्तित्व संभव है। सार्वजनिक का मतलब मैंने कल भी बताया था आपको क्या होता है। सार्वजनिक संपत्ति का अस्तित्व संभव है। दूसरा देखिए इसमें क्या लिखा आपका, इसी रूपरेखा में भारतीय समाज पश्चात समाजवाद से अलग है। ये पहला क्वेश्चन आपका हो गया किसके बारे में? कि आपका भारतीय समाज पर आपको क्वेश्चन जो भी आएगा वो आपको मेंस में किस तरीके से पुट करना है, इस तरीके से आपको लिखना है। पहले आपको थ्योरिकल में उसका थोड़ा आंसर देना है और उसकी जो बातें हैं उनको लिखना पॉइंटों को, फिर इस तरीके से फॉरवर्ड को तैयार करना है। इसी प्रकार से आपका एक अगला क्वेश्चन और आता है। देखिए ये है आपका, भारत में नई आर्थिक नीति ने प्रस्तावना में वर्णित समाजवाद को समाप्त कर दिया है, चर्चा कीजिए। अब क्या है आपको, देखो इसकी चर्चा करने के लिए सबसे पहले आपको ये जानना है कि NEP क्या होता है। आपका क्या है? NEP। अब NP की फुल फॉर्म क्या होती है आपकी? N माने होता है आपका न्यू और E माने होता है आपका इकोनॉमी और P फॉर होता है आपका पॉलिसी। इसमें मनमोहन मॉडल, क्या नाम है इसका? राव मनमोहन मॉडल। अब आपको देखिए जो मैंने भी लिखा है आपको NEP, ये क्या है आपकी? न्यू इकोनॉमी पॉलिसी, यानी नई इकोनॉमी पॉलिसी है आपकी। इसके अंदर कितने वर्ग आते हैं आपके? 3 वर्ग आते हैं। पहला उदारीकरण, दूसरा निजीकरण और तीसरा आता है आपका भूमंडलीकरण। ये 3 आते हैं आपके। इसमें पहला दिया आपका नियम या प्रक्रिया को सरल करना। किसको? नियम या प्रक्रिया को क्या करना? सरल करना। दूसरा जो आपका निजीकरण है, इस निजीकरण का मतलब होता है सरकारी कारखानों निजी क्षेत्र को क्या करना? सौंपना। जो सरकारी कारखाने हैं उनको क्या करना? निजी क्षेत्र को सौंपना। भूमंडलीकरण का मतलब है आपका भारत की अर्थव्यवस्था को वैश्विक अर्थव्यवस्था से क्या करना होता है? जोड़ना होता है। इसको जोड़ने के लिए क्या करते हैं? भूमंडलीकरण जोड़ना होता है। देखिए आपका NEP हो गया आपका, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या है आपका, उसके आपने एक खंड पढ़ लिया, उसके 3 पार्ट हो गए आपके, तीनों पार्टों में डिवाइड कर दिया उसका। अब यहाँ देखते हैं उसी को। ये लिखा आपका नई आर्थिक नीति के 3 तत्व हैं। कितने तत्व हैं आपके? 3, जो मैंने अभी आपको वहां डिवाइड करके दिखाए थे। देखिए उसमें क्या आपका उदारीकरण, निजीकरण और कौन सा आपका तीसरा? भूमंडलीकरण। कौन सा है? भूमंडलीकरण। उदारीकरण का अर्थ है, क्या अर्थ है इसका? नियम एवं प्रक्रिया।
को सरल बनाना। दूसरा आपका जो निजीकरण है उसका अर्थ है आपका सरकारी कारखाने निजी क्षेत्र को क्या करना, उसको सौंपना। और भूमंडलीकरण का आपका अर्थ है भारत की अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था से जोड़ना। ठीक है, आपके तीनों भाग हो गए, उदारीकरण हो गया, आपका निजीकरण हो गया और आपका भूमंडलीकरण हो गया। तीनों के क्या क्या अर्थ हैं आपके, वो भी आपके स्पष्ट हो गए। इनको आराम से आप डिटेल में पढ़ सकते हो। एंड आगे देखिए, नई आर्थिक नीति के इन तत्वों के कारण भारत में पूंजीवाद और निजी संपत्ति को बढ़ावा मिला, जिससे कुछ लोगों ने यह मत व्यक्त किया कि भारत में पूंजीवाद मजबूत हो रहा है और समाजवाद कमजोर हो रहा है। यानी जो पूंजीवाद है, यानी जो इकोनॉमी सिस्टम को क्या हो रहा है आपका, मजबूत हो रहा है, और समाजवाद कैसा हो रहा है आपका, कमजोर हो रहा है। लेकिन यह विचार सही नहीं है। भारतीय समाज पश्चात समाजवाद से अलग और विशिष्ट है। भारतीय समाजवाद के केंद्र में संपत्ति के निजीकरण या समाजीकरण का मुद्दा नहीं है, बल्कि भारतीय समाजवाद के केंद्र में समानता का विचार है। किसका है, समानता का विचार है, जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने भी क्या किया है, स्वीकार किया है DS नकारा केस में। आगे देखते हैं, भारत में नई आर्थिक नीति से पूंजीवाद कैसा हो गया आपका, मजबूत हुआ है, लेकिन समाजवाद कैसा हुआ है आपका, कमजोर। लेकिन नहीं, कमजोर नहीं हुआ है, ये मानना है, लेकिन हमें देखना है ये समाजवाद कैसा आपका, कमजोर नहीं हुआ है। आज भी भारत में समावेशी विकास को ही क्या कर रहे हैं, अपनाया जा रहा है या अपनाया गया है। और वंचित वर्गों के लिए क्या है, कल्याण के लिए योजनाएं चलाई जाती हैं। अतः भारत में समाजवाद आज भी कैसा है आपका, प्रासंगिक है। कैसा है, प्रासंगिक। उसके बाद देखिए आपका ये क्वेश्चन आपका पूरा हो गया। आपको जो मेंस में जब आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको इसी डिटेल में आपको क्या करना है, इसको फॉर्म करना है। आगे देखिए आपको क्या दिया है, आपको पथ निरपेक्ष, क्या दिया है, पथ निरपेक्ष। देखिए ये क्या है आपका, कि पथ निरपेक्ष से तात्पर्य एक ऐसे देश से है जहां, कैसे देश से आपका, ऐसे देश से है जहां क्या क्या होता है, नंबर 1 जहां राज्य का कोई क्या होता है, धर्म नहीं है। दूसरा, राज्य अपने नागरिकों के बीच धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करे। कैसा है, भेदभाव नहीं करे, कोई भी जाति का उससे मतलब नहीं है। तीसरा आपका, सभी धर्मों के अनुयायियों को समान रूप से क्या करेंगे, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त हो सकेगा या होता है। आगे देखते हैं आपका क्या है, धर्म और राज्य का क्या है आपका संबंध, यानी धर्म और राज्य में आपका क्या संबंध है वो जानते हैं। देखिए आपका पहला पॉइंट, धर्म तंत्र क्या है, धर्म तंत्र, इसका मतलब राज्य धर्म के क्या होता है, अधीन होगा। जो राज्य होगा वो धर्म के क्या होगा आपका, अधीन होगा। दूसरा क्या है, कहां पर, अफगानिस्तान। और देखिए ये क्या आपका, क्या बोलते हैं इसे, नास्तिकता, और इसे क्या बोलते हैं आपका, धर्म विरोधी। नास्तिक का मतलब होते हैं जो नास्तिक होते हैं, जो ईश्वर को नहीं माने, जो धर्म को नहीं माने, उन्हें क्या बोलते हैं, नास्तिक। और ये क्या आपका, धर्म विरोधी, जो धर्मों का विरोध करे वो क्या होता है आपका, साम्यवादी देश है। इसमें लिखा आपका क्या है, पथ निरपेक्ष। ये आपके पार्टीशन है, डिवाइड है आपके, यानी धर्म और राज्य में क्या है आपका संबंध है, कि कैसा संबंध होना चाहिए, इसके उसमें क्या क्या है वो सब आपको पता चल गया। आप देखते हैं उस धर्म और राज्य के संबंध पर आपका जब ये टॉपिक क्लियर करते हैं उसके बाद में आपका एक क्वेश्चन बनकर तैयार आता है। देखिए क्या है, भारत किस सीमा तक एक क्या करता है, पंथ निरपेक्ष राज्य है। यानी जो आपका भारत है वो किस सीमा तक एक क्या है आपका, पंथ निरपेक्ष राज्य है। या इस तरीके से पूछ सकता है आपको कि भारतीय राजनीति में धर्म की भूमिका। ठीक है, जब आपका मेंस का क्वेश्चन या पेपर आएगा तो उसमें आपको दो तरीके से या दो टाइप से आपको इस क्वेश्चन को पुट करेगा कि या तो इस तरीके से बताइए या आप इस तरीके से बताइए। अब देखते हैं, स्टार्टिंग करते हैं। इसमें क्या है आपका, संवैधानिक तौर पर, किस पर, संवैधानिक तौर पर भारत को एक क्या है, पंथ निरपेक्ष राज्य माना जा सकता है। क्योंकि इसमें नंबर 1 देखिए, भारत में राज्य का कोई राजकीय धर्म नहीं है और प्रस्तावना भारत को क्या करती है, पंथ निरपेक्ष घोषित करती है। ठीक है, पहला नंबर क्या है कि राज्य के धर्म नहीं है। कैसा धर्म नहीं है इसमें, कि कोई राजकीय धर्म नहीं है। और दूसरा इसमें क्या है आपकी, कि प्रस्तावना भारत को क्या करती है, पंथ निरपेक्ष घोषित करती है। दूसरा पॉइंट आपका, कि भारत के संविधान में समानता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। जो समानता का अधिकार है वो कैसा अधिकार है, एक मौलिक अधिकार है, जो धर्म के आधार पर नागरिकों के बीच भेदभाव की मना करता है। क्या करता है, भेदभाव करने की मना करता है।
ठीक है। अगला तीसरा पॉइंट देखिए आपका, भारत में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार एक कैसा अधिकार है आपका? मौलिक अधिकार है, जो सभी धर्मों को क्या करता है, जो सभी धर्मों को अनुयायियों को अपने अपने धर्म के अनुसार आचरण करने की क्या करता है, स्वतंत्रता प्रदान करता है, या स्वतंत्रता होती है, यानी फ्रीडम होती है। ठीक है, यानी जिसका जो धर्म होगा वो अपने धर्म को क्या कर सकता है, अपना सकता है। ये नहीं होगा कि हम जिस धर्म में जी रहे हैं वही धर्म आपको अपनाना पड़ेगा, तो ऐसा नहीं है। इसमें क्या करना है कि आपका जो धर्म है आप उस धर्म को अपना सकते हो, उस धर्म को आप मान सकते हो। आपको कोई ऐसी नहीं कि दबाव में करके कि नहीं आप हमारे धर्म को अपनाइए। ठीक है, आगे चलते हैं। लेकिन व्यवहार में भारतीय राजनीति में धर्म महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिसे अनेक रूपों में देखा जा सकता है। कौन से रूप हैं, आइए देखते हैं। अगला देखिए क्या है आपकी हेडिंग, भारतीय राजनीतिक में धर्म की क्या है आपकी भूमिका। यानी आपको क्वेश्चन के बीच बीच में इस तरीके से फॉर्मेट को बनाना है। अब हम किस पर ध्यान देंगे कि भारतीय राजनीतिक में धर्म की क्या भूमिका है, ये पता करेंगे। देखिए, चुनाव में धर्म की भूमिका, किसमें, जो आपके इलेक्शन होते हैं उनमें, चुनाव में देखते हैं। तो नंबर ए, पहला पॉइंट आपका, उम्मीदवार का चयन करने में व्यवहार में धर्म या जाति आदि कारक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्या करते हैं, जब किसी उम्मीदवार का हम चयन करते हैं तो हम क्या देखते हैं, उसका व्यवहार देखते हैं, उसके धर्म देखते हैं, उसकी जाति देखेंगे, आदि कारक क्या करते हैं, महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दूसरा पॉइंट बी, चुनाव के दौरान धार्मिक मुद्दे उठाए जाते हैं। जब आपके इलेक्शन या वोटिंग वगैरह कोई भी चीज होती है तो क्या करते हैं, इसमें धर्म के मुद्दों को बीच में लाया जाता है, उठाया जाता है। अगला पॉइंट आपका सी वाला, भारत में जनता का मतदान व्यवहार भी धर्म और जाति आदि कारकों से क्या होता है, आपका प्रेरित होता है। जब भारत में जनता क्या करती है, वोट डालती है, तो क्या होता है कि व्यवहार भी, उसमें भी क्या देखते हैं हम, धर्म देखते हैं, जाति देखते हैं, आदि के कारक से क्या होता है, ये प्रेरित होता है। उसके बाद में आपका दूसरा पॉइंट है, भारतीय में व्यवहार में संस्कार या सरकार की नीतियां भी क्या करती हैं, धर्म से प्रभावित होती हैं। जो भारतीय में व्यवहार से जो सरकार की जो नीतियां होती हैं वो भी क्या करते हैं, धर्म से कैसी होती हैं, प्रभावित होती हैं। जो अपने कास्ट को लेकर जो डिवीजन करते हैं उससे क्या होता है, सरकार की नीतियां भी कैसी हो जाती हैं, उससे प्रभावित होती हैं, उन पर असर पड़ता है, इस तरीके से। अब अगला तीसरा पॉइंट देखते हैं आप कि भारत में धर्म पर आधारित अनेक महत्वपूर्ण क्या है, आपके संगठन हैं, जो सरकार की नीतियों को क्या करते हैं, प्रभावित करने का कार्य करते हैं, जिससे राजनीतिक निर्णयों में क्या होता है, आपका व्यवहार में धर्म में क्या होता है, हस्तक्षेप बढ़ जाता है। यानी क्या होता है, जब ऐसी राजनीतिक निर्णयों में क्या होता है,